पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के स्पेशल ऑफिसर रहे S.N. साहू ने वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का आमंत्रण देने तथा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाने को लेकर कुछ बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं और यहां तक कह दिया है कि राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा निर्धारित की गई ये परंपरा हमारे लोकतंत्र तथा सरकार बनाने की संवैधानिक योजना के लिए शुभ संकेत नहीं है और इसके पीछे उन्होंने दो पूर्व राष्ट्रपतियों के उदाहरण भी पेश किए। अब सवाल यह है कि क्या तमाम संवैधानिक संस्थाओं समेत 2024 में सरकार बनते बनते भारत में सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति की तरफ से भी कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था? यह मसला बड़ा गंभीर है, हर एक भारतीय नागरिक को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक के ये फैसले अपने आप में गवाही दे रहे हैं और चीख चीख कर सवाल कर रहे हैं कि क्या देश की जनता को भेड़ बकरी समझा जा रहा है। मुद्दा बेहद गंभीर है, अभी बता देता हूं, पूरा देखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टर्न से। हर एक वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी होता है, इस चैनल की मजबूती के लिए, आपकी आवाज की मजबूती के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हम किसी धरना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते। आपकी बात करनी है तो आपके सहयोग की जरूरत है। अब आगे की बातों को एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा। साल 2024 के चुनाव ने गजब गजब के रिकॉर्ड बनाए हैं। अपने आप में ये चुनाव देश के प्रथम चुनाव तथा इमरजेंसी के बाद वाले चुनाव से भी ज्यादा ऐतिहासिक महत्व रखने की तरफ बढ़ चुका है। इस चुनाव में ऐसी बहुत सारी चीजें देश और दुनिया को देखने के लिए मिली हैं जो इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम भाजपाई नेता अक्सर ऐतिहासिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, छोटी सी छोटी चीज को भी ऐतिहासिक उपलब्धि बता देते हैं, आदि है इस बात की। मगर कुर्सी के लालच और सत्ता फिसलने का डर तथा सत्ता जाने के बाद पुराने कर्मों के फल के डर इन लोगों को इस कदर बेचैन कर दिया कि 2024 के चुनाव में हर कदम पर उन्होंने इतिहास रच दिया और तमाम संवैधानिक मान्यताओं को ताक पर रखते हुए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोगों को तंत्र से बांधते हुए नगण्य बना दिया। हम सब ने खुली आंखों से देखा है कि किस तरीके से भारत के इतिहास का शायद ये पहला चुनाव था जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस आर्थिक रूप से कंगाली की स्थिति में ला दी गई, वो भी सत्ता द्वारा। कांग्रेस के खाते सीज हो गए, उनके खाते से पैसा निकाल लिया गया। इसके पहले ही आप सब जानते हैं कि किस तरीके से नोटबंदी के बाद तमाम विपक्षी पार्टियों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की प्लानिंग सेट हुई। हालांकि बहाना कुछ और था, मगर जैसा कि मैं लगातार कहता हूं, मोदी सत्ता जो ऐलान करती है वो दिखावे की बात होती है, असल में काम ठीक विपरीत किया जाता है। नोटबंदी का परिणाम भी कुछ वैसा ही रहा, आर्थिक रूप से तमाम पार्टियों को कमजोर किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले ही आपने देखा किस तरीके से ईडी, इनकम टैक्स और CBI जैसी जांच एजेंसियों को भरपूर प्रयोग करते हुए विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, उनकी पार्टियों को तोड़ने में किया गया। देश का मीडिया पिछले 10-12 साल से गोदी मीडिया बन चुका है। पत्रकार के नाम पर सब लपड़झंडिस बन चुके हैं। सवाल करना तो बहुत दूर की बात है, तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है। 10 सालों में गोदी मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष तथा देश की जनता को बदनाम करने का काम किया। बड़े से बड़े सत्ता के कुकर्म को भी सत्कर्म बता दिया गया, अंग्रेजी में मास्टर स्ट्रोक नाम दे दिया गया। अदालतों का कैसा रवैया रहा है यह भी आप सबने देखा है, कुछ भी छुपा नहीं है। विपक्ष के तमाम नेता चुनाव के दौरान भी जेलों में बंद रहे, मगर देश की अदालतें खामोश नजर आई। PM केयर फंड से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक का अरबों खरबों रुपया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पास था, मौजूद था, जिसके दम पर उन्होंने जैसे चाहा, जिस माध्यम से चाहा, बेजोड़ प्रचार प्रसार किया, खूब खर्च किया। सच तो छोड़िए, अपने झूठ को भी इन लोगों ने जन जन तक पहुंचा लिया, चाहे उसके लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग ही क्यों न करना पड़ जाए और पूरी की पूरी सरकार को ही क्यों न लगाना पड़ जाए। नरेंद्र मोदी इन चीजों में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। इन सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण लोटासन चुनाव आयोग ने कर दिया। लोकसभा 2024 का चुनाव जिस तरीके से चुनाव आयोग ने करवाया है, कदम कदम पर तमाम संदेह है। EVM वीवीपैट को तो छोड़ दीजिए, वोटिंग लिस्ट से नाम काटने से लेकर वोट डालने से रोकने तक, भारतीय जनता पार्टी के भयंकर प्रचार को न रोकना, यानी आचार संहिता लागू होने के बावजूद तमाम पोस्टरबाजियां बीजेपी के पक्ष में होती रहीं और सबसे बढ़कर नरेंद्र मोदी समेत तमाम भाजपाई नेताओं के झूठे तथा आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले बयानों पर कोई कार्यवाही न करना। भारत के इतिहास में पहली बार इस कदर बिना रीढ़ के झुका हुआ चुनाव आयोग देखने को मिला। इसने नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से खुली छूट दे दी कि आपको जितना झूठ बोलना है बोलिए, जितनी नफरत फैलानी है फैलाइए, अपने ही देश के नागरिकों को डराइए, धमकाइए, उन्हें गाली दीजिए, हम कुछ नहीं
नहीं करेंगे। इसके बाद वोटिंग का आंकड़ा देना हो या जनता के सवाल हो या फिर विपक्षी पार्टियों के सवाल हो, हर बार चुनाव आयोग ने यह साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि वो मोदी सत्ता के साथ हैं। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं ला पाई, यानी प्रधानमंत्री मोदी सारा तिकड़म लगाने के बाद भी देश की जनता से हार गए। यहां तक तो आपने देखा कि कैसे भारत के इतिहास में पहली बार देश के सबसे बड़े चुनाव में तमाम संवैधानिक संस्थाएं, मीडिया हो, अदालतें हो, इन सब ने ऐतिहासिक काम किया नकारात्मक रूप से। मगर जब चुनाव परिणाम घोषित हो गए और सरकार बनाने की बारी आई, तब अपने आप में सबसे बड़ा इतिहास रच दिया गया। और इस बार इतिहास रचने का काम किसी और ने नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये कहना है भारत के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के विशेष अधिकारी रहे S.N. साहू का। यानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति के स्पेशल ऑफिसर S.N. साहू ने भारत की वर्तमान राष्ट्रपति के फैसलों पर बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं। सवाल कौन से हैं और किस तरीके से वर्तमान भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गजब का इतिहास रच दिया है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, इसे आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। S.N. साहू का यह लेख द वायर की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाकर समय के अनुसार भारत में जो परंपरा बनी थी उसका उपहास किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं था, उसके गठबंधन को बहुमत प्राप्त था और बीजेपी के अपने 240 सांसदों ने अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी को अपना नेता नहीं चुना था। यानी भाजपा के सांसदों ने अपना नेता नहीं चुना और राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा दी। इसके साथ ही ये जानते हुए कि भाजपा के पास बहुमत नहीं है, नरेंद्र मोदी को सदन में बहुमत साबित करने के लिए समय सीमा भी नहीं बताया गया। S.N. साहू लिखते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू को मोदी को सरकार बनाने का निमंत्रण देने से पहले यह पता कर लेना चाहिए था कि क्या मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने के अलावा भाजपा के सांसदों ने भी अपना नेता चुना है कि नहीं। जिस तरह से पहली बार यानी 20 मई 2014 को पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में भाजपा संसदीय दल ने नेता चुना था और उस वक्त नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव लाल कृष्ण आडवाणी ने रखा, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली और नितिन गडकरी सहित अन्य लोगों ने इसका समर्थन किया था। यह समझ से बिल्कुल परे है कि 2014 में भाजपा संसदीय दल द्वारा मोदी को अपना नेता चुनने के उदाहरण को 2024 में छोड़ क्यों दिया गया। अगली लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए गए किसी भी व्यक्ति को उस पार्टी के नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों से मिलकर बने संसदीय दल के नेता के रूप में चुने जाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और यह सरकार गठन से जुड़ी हुई एक स्पष्ट अनिवार्यता है। ऐसा नहीं है कि मन किया तो संसदीय दल की मीटिंग हुई, चुनाव हुआ, नहीं मन किया तो नहीं हुआ। यह स्पष्ट अनिवार्यता है जो कि हमारे गणतंत्र की ताकत और महिमा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय गणतंत्र के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को संबंधित विधायक दल द्वारा निर्वाचित नेता को आमंत्रित करने की परंपरा को पूरी तरह से ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए था तथा नरेंद्र मोदी को उन्होंने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित क्यों किया, इसके पीछे के कारणों को भी देश के सामने रखना चाहिए था, यानी आपके सामने रखना चाहिए था। आगे उन्होंने दो उदाहरण भी बताए हैं जिससे यह पता चलता है कि कैसे इस बार 2024 के चुनाव के बाद राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक काम किया जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक परंपरा नहीं बताई जा रही है। पहला उदाहरण है पूर्व राष्ट्रपति वेंकट रमन का और दूसरा है के.आर. नारायणन का। इन लोगों ने जब भी किसी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया तो उसके पीछे का कारण डिटेल में देश की जनता के सामने रखा, खासकर जो दल बहुमत प्राप्त नहीं कर सके थे और गठबंधन से सरकार बनाने वाले थे। इन्होंने बताया है कि 9वीं लोकसभा के लिए साल 1989 के चुनाव के परिणाम से पता चला कि राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को केवल 194 सीटें ही मिल पाई थी, जो कि सरकार बनाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थी, मगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके अलावा जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा में उनके सहयोगियों ने 145 सीटें जीती और भाजपा ने 82 तथा सीपीआईएम के ग्रुप को 55 सीटें मिली थी। वेंकट रमन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दिल्ली में आयोजित कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सरकार बनाने का दावा न करने का निर्णय लिया गया, यानी कांग्रेस ने साफ कर दिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुमत नहीं मिला है, मात्र 194 सीटें ही हैं। दूसरी तरफ भाजपा तथा वामपंथी दलों ने वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया। इसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने 1 दिसंबर 1989 को तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत
करने के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके देश को बताया, यानी देश की जनता को बताया कि किस आधार पर उन्होंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। यानी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, इसके बावजूद किसी अन्य पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रण राष्ट्रपति ने क्यों दिया, ये देश की जनता के सामने रखा गया, क्योंकि देश की जनता ही असल मालिक है, उसे हिसाब किताब देना जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति की किताब माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स में, जो कि 1994 में प्रकाशित हुई थी, इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि चूंकि 9वीं लोकसभा में सबसे बड़ी सदस्यता के साथ कांग्रेस आई ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया, इसलिए मैंने दूसरी पार्टी और अलग अलग दलों के समर्थन प्राप्त नेता श्री वीपी सिंह को सरकार बनाने और पदभार ग्रहण करने के लिए 30 दिनों के भीतर लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए आमंत्रित किया है। यानी तमाम पार्टियों ने मिलकर वीपी सिंह को समर्थन दे दिया। यहां सरकार बनाने के लिए संख्या पूरी दिख रही थी, इसके बावजूद राष्ट्रपति ने इन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण भी दिया और कहा कि सरकार बनने के 30 दिन के भीतर आप लोकसभा में यह साबित करेंगे कि आपके पास पूरी संख्या है। यहां एक बात और ध्यान रखिए, यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में भी गया था, मगर हाई कोर्ट ने 30 दिन वाले मामले को खारिज कर दिया और कहा कि राष्ट्रपति ने जो कहा है वो परंपराओं के अनुरूप है। यानी अदालत ने भी माना कि हाँ, सरकार के बहुमत का परीक्षण समयबद्ध तरीके से होना चाहिए और राष्ट्रपति ने यदि कहा है कि 30 दिन के भीतर सिद्ध करो तो ये बात ठीक है। अब यहीं पर एस.एन. साहू ने सवाल किया है कि क्या वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सबसे बड़ी पार्टी या एनडीए के नेता के रूप में मोदी की स्थिति का पता लगाया था? बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला है, एनडीए के भरोसे वो बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। ऐसे में राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी से ये क्यों नहीं कहा और समय सीमा क्यों नहीं तय की गई कि सरकार बनने के बाद इतने दिनों के भीतर आपको लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होगा, जबकि पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने ऐसा किया था। उन्होंने बताया था, प्रेस विज्ञप्ति जारी करके देश की जनता को बताया, जबकि इस बार राष्ट्रपति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कोई कारण नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया गया तो उसके पीछे कौन कौन सी चीजें हैं और नरेंद्र मोदी कब कितने समय के भीतर बहुमत सिद्ध करेंगे, ये भी कुछ देश की जनता के सामने नहीं रखा गया है। एक उदाहरण पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन का भी है। साल 1998 में भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को बनाने के लिए आमंत्रित किया गया तो उन्होंने भी उसी साल मार्च में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। वाजपेयी की पार्टी सबसे बड़ी थी और एनडीए गठबंधन के अपने सहयोगियों के समर्थन से उसे बहुमत मिल सकता था, मगर इसके बावजूद उस वक्त के राष्ट्रपति के आर नारायणन ने अपने आप को आश्वस्त और संतुष्ट करने के लिए एक स्थिर सरकार बनेगी इस बात पर जोर दिया कि एनडीए के सहयोगी उन्हें पत्र देकर विश्वास दिलाए कि वो वाजपेयी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उस वक्त के राष्ट्रपति ने प्रेस विज्ञप्ति में क्या लिखा था आप खुद ही देख लीजिए। लिखा गया था कि जब कोई भी पार्टी या पार्टियों का चुनाव पूर्व गठबंधन स्पष्ट बहुमत में नहीं होता है तो भारत या अन्य जगहों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को पहला अवसर देता है जिसने सबसे अधिक सीटें जीती हों, बशर्ते कि इस तरह नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री को सदन में निर्धारित समय के भीतर बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। हालांकि यह प्रक्रिया हर समय के लिए कारगर नहीं है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन से संबंधित न होने वाले सांसद सामूहिक इकाई के रूप में सबसे बड़े दावेदार से संख्या में अधिक हो सकते हैं। यानी बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर दिया जाता है, साथ ही बहुमत सिद्ध करने की समय सीमा भी बताई जाती है। मगर उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया हर समय कारगर नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन है उससे अलग जो सांसद हैं वो भी संख्या में अधिक हो जाएं। यानी इन्होंने भी देश की जनता को सूचित किया था कि पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है और उसे निर्धारित अवधि के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा जाना चाहिए। अपने लेख में इन्होंने लिखा है कि यहां स्पष्ट रूप से पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमण और के आर नारायणन द्वारा स्थापित मिसाल और परंपराओं का राष्ट्रपति मुर्मू ने उस वक्त अक्षरशः पालन नहीं किया जब उन्होंने मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया तथा निर्धारित समय के भीतर विश्वास मत हासिल करने के लिए नहीं कहा गया, जबकि उन्हें इस बात पर स्पष्ट ज्ञान था कि भाजपा को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा निर्धारित परंपरा से इस तरह का विचलन हमारे लोकतंत्र और सरकार बनाने की संवैधानिक योजना के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहा था कि साल 2014 में भाजपा के संसदीय दल की बैठक होती है, तमाम सांसद नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनते हैं, तो फिर 2024 में क्या बदल गया कि नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल का चुनाव ही नहीं करवाया? क्या उन्हें डर था कि उन्हीं के सांसद उन्हें नेता चुनने से इनकार कर सकते हैं, बगावत हो सकती है, इसलिए पार्टी के भीतर का चुनाव छोड़कर उन्होंने सीधे सहयोगी दलों के साथ मीटिंग की और एनडीए के नेता के रूप में चुने गए? जबकि लगातार सवाल उठ रहा है कि आप अपनी पार्टी के नेता तो चुने ही नहीं गए, एनडीए का नेता चुन जाना कहां तक जायज है? और राष्ट्रपति ने इन प्रक्रियाओं के
के पालन के बिना ही नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने तथा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाने का जो फैसला किया, क्या इसे उचित माना जाएगा? और देश की जनता को इन सारी चीजों के बारे में सूचित नहीं करना, क्या ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ठीक है, उसके भविष्य के लिए ठीक है? इस मामले पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।